SST की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर से, टेंशन से दूर। तो आप सब समझ गए हैं कि आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर वाटर की 3 मूवमेंट्स के बारे में। So as I told you, we will talk about the 3 movements of the ocean. So it is a wave, ocean current and the tide. So we are going to talk about each of these movements one by one. So let us start with waves. Now what are waves? Waves are the rise or fall of the water on the surface of ocean. And what is the main responsible factor for it is the wind. So अगर wind बहुत तेज तो wave भी बड़ी, और wind बहुत हल्की means light breeze, so it will be a small wave or even the ripples. So ये आप याद रखेंगे, waves are caused due to the main factor is the wind. So when, now how it happens, होता कैसे है ये, जब wind, मतलब जब हवा चल रही है, हवा तेज भी हो सकती है, हवा धीरे भी हो सकती है। So जब वो हवा चल रही है, वो क्या करेगी, पानी के पार्टिकल्स को पुश करेगी, और जब एक पार्टिकल पुश होगा उससे दूसरा पार्टिकल टकराएगा, और ये तो है नहीं कि पानी को पुश किया वो नीचे बैठ जाएगा, वापस अप होएगा। सो दिस अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर इज द वेव। जैसे आपने क्लास में किया होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सीन है जो हर क्लास में होता है, और मैंने एज अ टीचर भी देखा है। जब हम लाइन फॉर्म करते हैं कोई एक्टिविटी, गेम्स, कहीं जाने के लिए, एक बच्चा धक्का मारता है, सबको धक्का लगता जाता है। ऐसे ही जो वाटर पार्टिकल्स हैं, एक को पुश हुआ, उसने सेकंड को पुश किया, सेकंड ने थर्ड को, एंड दस द पुश कंटिन्यूज एंड लीड्स टू द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर ऑन द सरफेस, और ये अप एंड डाउन मूवमेंट कॉजेज, दिस इज द वेव। अब जैसा कि हमने जाना कि जो वेव है, वेव का शेप, साइज और हाइट किस पे डिपेंड करेगी, विंड पे, विंड की स्पीड पे और विंड की डायरेक्शन पे। सो अगर विंड लाइट है, हल्की हल्की हवा चल रही है, सो इट कैन फॉर्म स्मॉल वेव और रिपल। रिपल आप समझते हैं, कभी एक शांत पानी में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका तो गोल 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 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, दे आर रिपल्स। और ह्यूज, अगर बहुत स्टॉर्मी विंड है तो इट विल लीड टू ह्यूज वेव। उस ऐसी एक ह्यूज वेव का एग्जाम्पल है सुनामी। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ जापानीज लैंग्वेज, सो विच in Japanese, su means harbor and nami means wave. So it's a huge oceanic wave, and how it is caused? It is caused due to the endogenic movement. One special video has been made on endogenic movement, so आप उसे रेफर कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी टॉप पे आपको मिल जाएगा। So endogenic movements are the movement which occur below the surface of the earth. It is because of tectonic plates. And one case study has been given in your books also regarding a tsunami that had hit the Indian Ocean, और उसकी इंटेंसिटी थी 9 on Richter scale. It was a great underwater earthquake, and this earthquake had a devastating effect on the coastal areas. और इंडिया का भी एक पोर्शन, दिस इज इंदिरा पॉइंट, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप वो भी जरूर देखिएगा। सो इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड, इट कंप्लीटली सबमर्ज, समर्ज मतलब डूब गया, क्योंकि इतना पानी का जो है स्तर बढ़ गया बिकॉज ऑफ द सुनामी। The second movement of the ocean water, that is a tide. अब टाइड और वेव की डेफिनेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना कंफ्यूजन होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे कि हमने वहां पढ़ा राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, और यहाँ क्या है, राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर, लेवल ऑफ सी वाटर, राइज फॉल, राइट। एंड इसके पीछे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल कौन सी हैं? एक है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, एंड सेकेंड इज द rotation of the earth on its axis. And if we talk about frequency, means कितनी frequency में ये tides occur होती हैं, that is twice a day. So दिन में 2 बार high tide and low tide occur होते हैं। अब आप कहेंगे high tide, low tide क्या है? So high tide and low tide, there are 2 types of tides. In high tide, the water cover much of the shore. एक तो लेवल भी राइज हो गया और बहुत दूर तक शोर पे आ जाता है, और सेकेंड लो टाइड, जिस केस में शोर से पानी नीचे उतर जाता है। तो हाई टाइड आप समझ गए, जब पानी का लेवल बढ़ गया, सो मीन्स इट इज डेंजरस फॉर पीपल टू गो नियर द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। नाउ वी ऑल नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड की भी जो हाईएस्ट टाइड होती है उसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड, और लो टाइड की लोएस्ट टाइड उसे हम कहते हैं नीप टाइड। सो हाई टाइड की हाईएस्ट मीन स्प्रिंग टाइड अकर ट्वाइस इन अ मंथ, सिमिलर नीप टाइड ऑल्सो अकर ट्वाइस इन अ मंथ।
ये डायग्राम भी इजी है, मैंने भी आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है। सो उस डायग्राम को आप याद कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए यू आर एबल टू ड्रॉ इट। So now, so as I told you, spring tide is the highest tide. It occurs twice a month. That is a new moon and full moon. अब न्यू मून फुल मून आपको पता होगा, न्यू मून जिसे हम कहते हैं अमावस्या और फुल मून जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा, जो आज है, मीन्स हमें पूरा चांद नजर आता है। सो इन 2 दिनों में जो ग्रेविटेशन है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसीलिए कौन सी टाइड अकर होती है, हाईएस्ट टाइड, दैट इज द स्प्रिंग टाइड। राइट एवरीवन। सो एक तो ये पोजीशन हो गई व्हेन सन एंड मून एक तरफ है और अर्थ एक तरफ हो गया। एक दूसरी पोजीशन है जब सन और मून के बीच में अर्थ है। सो आपको एक चीज याद रखनी है, इन बोथ द पोजीशंस इट इज स्ट्रेट मूवमेंट, द अरेंजमेंट इज स्ट्रेट। चाहे अर्थ बीच में है चाहे मून बीच में है, बट दोनों केसेस में ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा पुल है एंड इट लीड्स टू हाई टाइड। अब आप कहेंगे मैम मून तो इतना सा है, उसकी इतनी कहां से पुल हो गई कि उसने पानी क्यों हाई टाइड में बदल दिया, या टाइड को हाईएस्ट टाइड स्प्रिंग टाइड बना दिया? क्यों? क्योंकि मून इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। सो जितना नजदीक होगा उतना ही उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जैसे आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा मैग्नेट और आयरन के साथ में, जितना मैग्नेट दूर ले जाएंगे अट्रैक्शन कम होगा, इतना पास आ देगा, दे स्टार्ट पुलिंग ईच अदर। सो ये सेम अर्थ और मून के साथ है, बिकॉज अर्थ एंड मून आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इफ यू कंपेयर इट विथ सन। सो नियर, सो अट्रैक्शन ज्यादा, सो मोर ग्रेविटी and more gravitational pull, so leading to the spring tide. Right everyone? Now, so next is the neap tide or the lowest tide. It again twice a month, but वो दिन कौन से हैं? First and the third quarter of the moon. आपने phases of moon पढ़े हैं साइंस में. So here the water is drawn diagonally. इन दोनों केसेस में अर्थ, सन और मून की पोजीशन ऐसी ही है, परपेंडिकुलर। So since perpendicular, so pull बट गया दो तरफ, diagonal pull है, so which leads to receding of water, means low tide or the neap tide. So I hope spring tide और neap tide clear है आपको। Again they happen twice a month. Spring tide होती है full moon, new moon के दिन, और neap tide होती है first and third quarter. Now let us learn the advantages of tide. So first advantage of tide is the fishing, because when high tide comes, it brings lot of fishes along with it. So वो fishes fishermen easily catch कर सकते हैं and they can sell in the market. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है जब लो टाइड होती है, फिशरमैन अपनी नेट को ऐसे लगा फिट कराते हैं शोर में कि व्हेन द हाई टाइड कम, द फिशेस दे कम अलोंग विद द वाटर एंड दे आर कॉट इन द नेट. सो वन एडवांटेज ऑफ टाइड इज द फिशिंग. Excuse me. So second advantage is help in navigation and trading, because we know lot of trade takes place with the help of water transport. So water transport तो हमें समझ में आ गया कि ships का आना और जाना. So when the water level rises, so it help in the easy movement of the ship, easy entry and easy exit. And third and again very important, tides are the source of energy. हम क्लास 8 में कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के ऊपर. सो टाइडल एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इंस्टॉलेशन कॉस्ट जरूर लगेगा बट इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड सेकेंडली it is the source which does not cause any kind of pollution. So it's a renewable source of energy which can be used n number of times. कोई एक्सपायरी नहीं है इसकी, फायदे ही फायदे हैं. बिकॉज अब हम जिस एज में जा रहे हैं हमें मोर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोचना है कि ऐसा सोर्सेज को ढूंढा जाए जिससे पोल्यूशन कम हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, प्लस जिससे पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, और जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट, बिकॉज डे बाय डे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतनी बढ़ गई है कि वी सर्टनली नीड टू थिंक ऑफ सम सोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस फ्रीली. Picture of how the tides are used to generate energy. So we can see here when the high tide comes, a barricade is made. High tide आई, गेट खुल गए और पानी उसमें अंदर एंटर कर गया, और जो टर्बाइन है वो मूव करेगा. और जब लो टाइड है, पानी नीचे चला गया, तो फिर गेट ओपन कर दिए, वो पानी फिर ब्रश आउट होगा बाहर की तरफ, एंड अगेन द टर्बाइन विल मूव. ऑल्दो हम क्लास 8 में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, मुझे सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रो देना था कि हाउ टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट मोशन ऑफ द और मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, दैट इज द ओशन करंट. अब आप देख सकते हैं कुछ ब्लू रेड सी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये है ओशन करंट्स. सो जानते हैं ओशन करंट क्या है, हाउ दे अकर एंड हाउ दे अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द एरिया वो जहां पर हैं. The ocean current, the third and the last movement of the ocean water, that is the ocean current. Now ocean current are very much similar to a river. जैसे river flow करती है
लैंड सरफेस पे, लिथोस्फीयर पे. सिमिलरली stream of water which flows on the surface of ocean water constantly in a definite direction, so they are known as ocean currents. So कुछ keywords याद रखेंगे, constantly है, definite direction है, और it is a stream of water. Now the second and most important thing which we need to learn about ocean current, ये होते क्यों हैं, what are the factors which are responsible for the occurrence of the ocean current. So first and the foremost is the rotation of the earth. So earth की rotation is a one very important factor. अगर earth rotate ना करे, winds ना हो, तो फिर कोई movement होगी ही नहीं. So या फिर movement जो होगी उसकी जो direction है वो different हो जाएगी. So ocean currents की जो specific movement है, that is because of the rotation of the earth. Second, the planetary winds. We have learned about planetary winds in one of the previous videos. थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए, हमने किस में पढ़ा है? यस, हमने पढ़ा है टॉपिक विंड में. जब हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ विंड्स, तो हमने पढ़ी थी परमानेंट, प्रिवेलिंग या फिर प्लैनेटरी विंड्स. सो दीज आर द विंड्स विच ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. और मैंने यहाँ क्या पढ़ा है? कॉन्स्टेंटली इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. सो समझ में आ गया? कोरिलेट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा. द सेकेंड फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट इज द प्लैनेटरी विंड. देन द थर्ड factor is the shape of the landmass. Fourth is difference in temperature. Temperature का topic हम पढ़ चुके हैं. Density of water भी हम पढ़ चुके हैं. So when we say density, it refers to the salinity of the water. So these are the 5 factors which are responsible for the occurrence of the or the formation of the ocean currents. So let us learn the types of ocean currents and how are they formed and what part of the ocean they flow and what do they affect in the nearby areas. So types of ocean current. So there are 2 types. One basis is on the basis of direction where they flow. Means vertical है के horizontal है. So surface currents, they are horizontal movements, means they flow on the surface, whereas deep currents, they are vertical movements, means वो surface से depth से surface ऐसे movement करता है. So horizontal movement, vertical movement आपको समझ में आ गया. अब जो सरफेस करंट है उसकी रीजन क्या है अकरेंस का? ग्रेविटी. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द वाटर इज ऑन इट्स मोशन. देन सेकेंड इज द अर्थ्स रोटेशन एंड द थर्ड इज फ्रिक्शन बाय द प्रिवेलिंग विंड्स. सो विंड, रोटेशन एंड ग्रेविटी, दे आर द 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस करंट. whereas if I say deep current, they are occurred because of the change in temperature and change in density of water. So temperature means ठंडा गर्म, पानी का तापमान, और density means पानी में salt, उसका जो salt content है ज़्यादा या कम. So these 2 factors are responsible for vertical movement of the ocean water. Now, so reason behind vertical movement, ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, बट बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी आप यहाँ पर. So surface current, evaporation हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या पानी evaporate होगा, बचेगा क्या? Salt. So salt content ज़्यादा, पानी heavy हो गया, heavy sink down sink हो गया. और हमें पता है कि ओशन के डेप्थ पे टेम्परेचर कैसा होता है? ठंडा. सो अगेन फिर से साइकिल चलेगी, वो ठंडा हो जाएगा, ऊपर का सरफेस का पानी गर्म है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, अगेन द मूवमेंट, इट विल कम डाउन, कोल्ड विल राइज, अगेन कम डाउन, कोल्ड विल अगेन राइज. सो दिस कन्वेक्शन, this reason is responsible for the vertical movement of the ocean water or the ocean current, that is a deep current. So I hope समझ में आ गया है. So this ocean currents are responsible for the exchange of the temperature from the surface to the depth of the ocean water, and even the exchange of salt. क्योंकि surface पे salt ज़्यादा हो गया, फिर वो नीचे आ गया, फिर वो rise हुआ, क्योंकि जो ऊपर सरफेस पे सॉल्ट ज़्यादा आ गया वो फिर डाउन जाएगा, फिर दूसरा पानी राइज होगा. सो इट लीड्स टू दी रोटेशन और एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट बिटवीन दी सरफेस एंड दी डेप्थ ऑफ द ओशन. तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. एक और टाइप ऑफ ओशन करंट्स है जो हमें जानने हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, कि वो ठंडे हैं कि गर्म स्ट्रीम ऑफ वाटर है. सो ऑन दैट बेसिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओशन करंट. वन इज द वार्म करंट एंड अदर इज द कोल्ड करंट. बट एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, एंड दैट इज कि जो वार्म और कोल्ड करंट है उनके टेम्परेचर में ना बहुत ज़मीन आसमान का फर्क नहीं होता है. कभी सोचो वार्म करंट मीन्स बहुत गर्म और ठंडा करंट मीन्स बहुत ठंडा, चिल. नो, देयर इज जस्ट
few degree of difference between the temperature of warm and the cold current, right? So warm current जैसा कि नाम से समझ में आता है वो कहाँ से आ रहे होंगे, गर्म इलाकों से। गर्म इलाका अगर हम ग्लोब पे देखें तो इक्वेटोरियल रीजन, सो याद रखेंगे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। और कोल्ड करंट फिर से हम समझ आ रहे हैं, हम जानते हैं फ्रॉम पोलर टू इक्वेटर, राइट? देन मूविंग टू द नेक्स्ट इज, अब वार्म करंट अपने आजू बाजू के करंट से, आजू बाजू के पानी से गर्म है, और कोल्ड करंट अपने आसपास का जो पानी है उससे ठंडे हैं। और जो वार्म करंट है, अब वार्म है मीन्स इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मीन्स क्लाउड्स, और क्लाउड्स मीन्स रेन। सो जो वार्म करंट है दे ब्रिंग रेन इन द कोस्टल एरिया जहां से वो फ्लो कर रहे हैं, वेराज कोल्ड करंट ऐसा कुछ भी नहीं लेके आता। एंड दीज करंट्स आर लेस डेंस, जो warm currents they are less dense, means the salt content is less, whereas cold current they are very much salty or dense. Now why I have brought this map for you people, to just understand the temperature or the ocean current or the difference of temperature from the equatorial region to the polar area. So you can very well see, and here you can see the parameter given below. So from highest to lowest, so this dark red indicates extremely high temperature and this dark blue represents extremely cold temperature. So अब आप समझ सकते हैं इक्वेटोरियल रीजन में कैसा है टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हॉट, और एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं जो पानी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और जैसे इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर एंड डार्क रेड, which indicates the difference in the temperature of the ocean water. Very important topic, that is the circulation of the or direction of the movement. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट है ओशन करंट की वो है क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन जैसे घड़ी चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट. वेराज सदर्न हेमिस्फीयर में मीन्स इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज मीन्स 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंटी क्लॉक. So याद रखेंगे clockwise in the northern hemisphere and anti-clock in the southern hemisphere. Now the last but very very important topic, effects of ocean current. ओशन करंट क्या है, क्यों होते हैं, कितने तरह के हैं हमने जान लिया, पर इनके इफेक्ट क्या है, क्या वो फायदेमंद है कि नुकसान है हमारे लिए उनका. लेट अस नो अबाउट दैट. सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया. सो इट अफेक्ट्स द टेम्परेचर. जैसे मैंने आपको जब दोनों ओशन करंट्स के बारे में बताया, वार्म और कोल्ड करंट, तो मैंने बताया कि जो वार्म करंट है दे अफेक्ट द कोस्टल एरिया, वेराज कोल्ड करंट क्या करेंगे, वो जिस एरिया से फ्लो कर रहे हैं वहां के एरिया के टेम्परेचर को कोल्ड कर देंगे या फिर डाउन कर देंगे. नेक्स्ट, कॉजेज रेनफॉल. जैसा मैं आपको पिछले टॉपिक में बताया और पिछले पॉइंट में बताया कि वार्म करंट कंटेन्स मॉइस्चर एंड मॉइस्चर मीन्स ब्रिंगिंग रेन. एक बहुत अमेजिंग फैक्ट मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जो वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट्स हैं ना, इस मैप में एक बार जरा देखिएगा, जितने वर्ल्ड के डेजर्ट हैं वो कौन सी डायरेक्शन में, मीन्स कॉन्टिनेंट की कौन सी साइड में. सो यूजली वी विल सी दे आर टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड स्पेशली दोज एरियाज जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है. दैट डेजर्ट कुड बी अ कोल्ड डेजर्ट और अ हॉट डेजर्ट. अभी एटाकामा, पेंटागोनिया, देन कालाहारी, then Sahara we have here, then Great Australian Desert, then Arabian Desert, ये सब कुछ डेजर्ट्स हैं. तो अब देखते हैं अगले मैप में कि क्या यहाँ कोल्ड करंट फ्लो करता है कि वार्म करंट. नाउ हमने यहाँ पे देखा था डेजर्ट, यहाँ भी डेजर्ट देखा था. Here again we saw the desert, here was a desert, here was a desert, even here we had desert. So majority of the areas have cold current, because cold current does not bring rainfall, which leads to the desertification of an area. Even human activities भी responsible desertification के लिए, ये नहीं सिर्फ ocean currents को blame किया जाएगा, but yes they are one of the reasons for scanty rainfall in that area, thus making it a desert. Facilitate in navigation. So ships को अगर current के साथ flow करेंगी तो they can move faster, ultimately saving fuel and time. जैसे कि अगर आपने कभी slope पे साइकिल चलाया तो बहुत मेहनत लगती है, और जब स्लोप नीचे उतर रहे हैं तो आप बहुत फटाफट से बिना पैडल को पैर लगाए भी आप नीचे पहुंच जाएंगे. सो सेम थिंग व्हेन द शिप्स दे मूव अलोंग विद द करंट, दे मूव फास्टर, दे कैन सेव फ्यूल. एंड सेकेंड एडवांटेज ऑफ द ओशन करंट इज दैट जो वार्म करंट्स है ना वो ग्लेशियर्स को पिघला देते हैं.
क्योंकि आपने सुना होगा द ग्रेट टाइटैनिक शिप, जो इतनी ह्यूज शिप थी, इतनी लग्जरी शिप थी, वो टूट गई बिकॉज ऑफ ग्लेशियर। एक आइसबर्ग मिला रास्ते में जो नजर नहीं आया और उसके कारण उसे टकरा करके वो शिप टूट गई और वो डूब गई। सो वार्म करंट उन छोटे छोटे आइसबर्ग्स को या ग्लेशियर्स को मेल्ट कर देते हैं जो शिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सो विच अल्टीमेटली हेल्प इन द स्मूथ सेलिंग ऑफ द शिप। Then the fourth, and again very important for all the people those are dependent on the seafood or seafood industry, so the area where warm and cold current meet, those areas are rich in planktons. किसमें रिच है? प्लैंकटन। प्लैंकटन आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो कि फिश का खाना है, और जहां खाना वहां फिशेस, सो जहां फिशेस वहां पे फिशिंग बैंक। सो वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, वहां पर प्लैंकटन्स अबंडेंस में है, और क्योंकि वो फिशेस का खाना है तो वहां पे फिशेस भी अबंडेंस में है, सो पीपल कॉल दोज एरियाज एज फिशिंग बैंक। सो दीज आर द 4 इफेक्ट्स और एडवांटेजेस ऑफ द ओशन करंट। बट एक बहुत बड़ा नुकसान है ओशन करंट का, जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पे फॉग हो जाता है। सो फॉग के कारण विजिबिलिटी लेस हो जाती है, विच मे कॉज एक्सीडेंट्स। So this was all about wave, tides and ocean currents. If you have any doubt, you please ask me in the comment box, and please continue watching the videos so that if any concept is left, you can reaffirm it. फिर से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, डायग्राम्स ड्रॉ कर लीजिए, और कोई भी ऐसा पॉइंट मत छोड़िए जहां पे आपके मार्क्स मैम डिडक्ट कर सके। So all the very best. Take care everyone. God bless you.